दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह है। हर किसी को अपनी रक्षा करनी है। इसके लिए एक किला सबसे सुरक्षित लगता है, लेकिन अलगाव आपको बचाने की बजाय ज्यादा खतरों के सामने लाता है या आपको बहुमूल्य जानकारी से वंचित करता है। आपको विशिष्ट और आसान निशाना बनाता है। इसलिए लोगों के बीच घूमना, सहयोगी ढूंढना, घुलना मिलना बेहतर है, क्योंकि जितना अधिक आप दिखते और सुनाई देते हैं, उतनी ही अधिक शक्ति आप अर्जित करते हैं। वहीं पर छिपना आपको छोटा बना देता है, जैसा कि चीन के पहले सम्राट चीन शी हुआंग ती के साथ हुआ। शी हुआंग ती शुरुआत में एक निडर योद्धा और बेलगाम महत्वाकांक्षा वाला इंसान था। उस समय के लेखकों ने उसे ततैया जैसी नाक, पतली आंखें, सियार जैसी आवाज और बाघ या भेड़िए जैसा दिल वाला व्यक्ति बताया। वह कभी दयालु होता तो कभी क्रूर बन जाता। छल कपट और हिंसा के जरिए ही उसने अपने आसपास के प्रांतों पर विजय प्राप्त की थी और चीन का निर्माण किया। उसने सामंती व्यवस्था को तोड़ा और राज्य के विभिन्न राज्यों में बिखरे हुए राज परिवार के अनेक सदस्यों पर नजर रखने के लिए उसने उनमें से 1,20,000 से ज्यादा लोगों को राजधानी में हस्तांतरित किया, जहां उसने सबसे महत्वपूर्ण दरबारियों को हिसांग यांग के विशाल महल में ठहराया ताकि वह उन पर नजर रख सके। हालांकि एकीकरण की इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में हुआंग ती ने कन्फ्यूशियस के लेखन और शिक्षाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उन दिनों कन्फ्यूशियस का विचार चीनी संस्कृति में लगभग एक धर्म बन चुका था, लेकिन उसके आदेश पर कन्फ्यूशियस से संबंधित हजारों पुस्तकें जला दी गई और जो भी कन्फ्यूशियस का उदाहरण देता उसका सिर कलम कर दिया जाता। इसके कारण सम्राट के कई दुश्मन बन गए और उसके खिलाफ विद्रोह भड़कने लगा, जिसके कारण वो लगातार भयभीत और यहाँ तक कि पागल भी होता गया। और इसी के कारण सम्राट अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित रहने लगा। सम्राट उस समय एक भव्य महल में रहता था, जो राजधानी हिशांग यांग में स्थित था। महल में 270 मंडप थे। ये सभी गुप्त भूमिगत मार्गों से जुड़े हुए थे, जिससे सम्राट बिना किसी के नजर पड़े महल में घूम सकता था। अपनी जान का खतरा और विद्रोह की वजह से वह हर रात एक अलग कमरे में सोता था और जो कोई भी अनजाने में उस पर नजर डाल देता, उसका तुरंत सिर कलम कर दिया जाता। केवल कुछ ही लोग उसके ठिकाने के बारे में जानते थे और अगर वह भी इसकी जानकारी किसी को दे देते तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। हुआंग ती मानवीय संपर्क से इतना भयभीत हो गया था कि जब उसे महल छोड़ना पड़ता तो वह गुप्त रूप से यात्रा करता और सावधानी से अपना भेष बदल लिया करता था। प्रांतों से होकर गुजरते हुए एक ऐसे ही दौरे में उसकी अचानक मृत्यु हो गई। उसके शव को सम्राट की गाड़ी में राजधानी वापस ले आया गया, जिसके पीछे नमकीन मछलियों से भरी एक गाड़ी सड़ती हुई लाश की गंध को छिपाने के लिए चल रही थी। उसकी मृत्यु के बारे में किसी को पता नहीं चला था। वह अपनी पत्नियों, अपने परिवार और अपने मित्रों और अपने दरबारियों से दूर अकेले केवल एक मंत्री और मुट्ठी भर किन्नरों के साथ मरा। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? इसका सिंपल सा आंसर है अलगाव। हुआंग ती ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को एक किले में समेट लिया, जिसके कारण उसने अपने शक्ति के स्रोतों को खो दिया। उसके आसपास क्या घटित हो रहा था, इसको जानने और सुनने में वह समर्थ हो गया। वह वही सुनता और जानता था जो उसके नजदीकी मंत्री और किन्नर उसे बताते, जिसके कारण उसके खिलाफ जनता में असंतोष फैलता गया और वह अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उतना ही अलग होता गया। क्योंकि जब आप लोगों से कट जाते हैं तो आप अपने आसपास हो रही घटनाओं को सुनने में असमर्थ हो जाते हैं, साथ ही साथ संतुलन का बोध भी खो देते हैं। सुरक्षित रहने के बजाय आप खुद को उस ज्ञान से अलग कर लेते हैं जिस पर आपका जीवन निर्भर करता है। इसलिए खुद को सड़कों से इतना दूर न रखें कि आप अपने आसपास हो रही घटनाओं को, यहाँ तक कि अपने खिलाफ हो रही साजिशों को भी ना सुन सके। इसलिए शायद फ्रांस के राजा लुइस 14 ने अपने आप को, अपनी जनता और अपने दरबारियों से अलग नहीं होने दिया। लुइस 14 ने 1960 के दशक में अपने और अपने दरबारियों के लिए वायसराय का महल बनवाया था और यह दुनिया की किसी भी अन्य शाही महल जैसा नहीं था। यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह सब कुछ राजशाही व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमता था।
वह कुलीन वर्ग से घिरा रहता था, जिन्हें उनके चारों ओर कमरे आवंटित थे और उनकी निकटता उनके पद पर निर्भर करती थी। राजा का शयन कक्ष महल के केंद्र में था और सभी का ध्यान इसी पर केंद्रित था। हर सुबह राजा का स्वागत इस कमरे में एक अनुष्ठान के द्वारा होता था, जिसे लीवर कहा जाता था। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लुई 14 एक भयानक गृह युद्ध के अंत में सत्ता में आया और उस युद्ध को मुख्यतः भड़काने वाला कुलीन वर्ग था, जो सिंहासन की बढ़ती शक्ति से बहुत नाराज था और सामंतवाद के दिनों की लालसा रखता था। वह सामंत अपनी जागीरों पर शासन करते थे और राजा का उन पर दखल कम होता था। कुलीन वर्ग गृह युद्ध तो हार गया, लेकिन उनके अंदर क्रोध अभी भी पनप रहा था। इसलिए लुईस 14 ने एक ऐसे महल का निर्माण किया जहां राजा अपने आसपास के सभी लोग और हर चीज पर नजर और कान रख सकता था। इसका नतीजा यह हुआ कि गर्वित कुलीन वर्ग सुबह राजा को अपने वस्त्र पहनाने में मदद करने के अधिकार को लेकर झगड़ने तक सीमित हो गए। यहाँ अलगाव की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि लुईस 14 को बहुत पहले यह सच्चाई पता चल गई थी कि एक राजा के लिए खुद को अलग थलग करना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति के कारण षड्यंत्र बारिश के बाद कुकुरमुत्तों की तरह उगाएंगे। दुश्मनी गुटों में बदल जाएगी और उसके प्रतिक्रिया देने का समय मिलने से पहले ही विद्रोह भड़क उठेगा। इसलिए इससे निपटने के लिए मिलनसारिता और खुलेपन को न केवल प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें औपचारिक रूप से संगठित और दिशाबद्ध भी किया जाना चाहिए। इसलिए मैकियावेली ने भी कहा था कि विशुद्ध सैन्य दृष्टि से एक किला हमेशा एक भूल होती है, क्योंकि यह अलगाव का प्रतीक है। जब एक बार आप किसी किले में शरण ले लेते हैं तो हर कोई जानता है कि आप कहाँ हैं, और दुश्मन आपके किले को जेल में बदल सकता है। और अपने छोटे और सीमित स्थानों के कारण किले प्लेग और संक्रमण रोगों के प्रति भी बेहद संवेदनशील होते हैं। चूंकि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसलिए शक्ति सामाजिक संपर्क और संचार पर निर्भर करती है। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको खुद को हर चीज के केंद्र में रखना होगा, जैसा कि लुईस 14 ने वर्सराय में किया था। इसलिए इस बात को समझिए कि शक्ति का मूल है संबंध। शक्ति दूसरों से आती है, अकेलेपन से नहीं, क्योंकि जानकारी ही शक्ति है। जब आप अलग हो जाते हैं तो आप सूचना के प्रवाह को काट देते हैं। आप नहीं जानते दुनिया में क्या चल रहा है, और यही अंधापन आपको कमजोर करता है। वहीं पर सुरक्षा का भ्रम असुरक्षा पैदा करता है। किला आपको सुरक्षित लगता है, लेकिन असल में आप अपने दुश्मनों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं, क्योंकि अब वे जानते हैं कि आप कहाँ हैं और आप तक सूचना नहीं पहुंच रही है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।